हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि मैंने MSN 1, ठीक है, MSN 1 और 2 जो है आप लोग को पिछला सप्ताह में इसका वीडियो चौथा वीडियो दे चुका हूँ। चौथा वीडियो जो अभी बाकी है वो मेंटल हेल्थ का है और चाइल्ड हेल्थ का है। तो चलिए इस सप्ताह में हम लोग मेंटल हेल्थ का भी कर लेंगे, चाइल्ड हेल्थ का भी कर लेंगे और कंटिन्यू जो 4 वीडियो आता है अपना सप्ताह में 4 वीडियो 4 सब्जेक्ट का। इसके बाद 5वां सीरीज शुरू करेंगे 5वां वीडियो का, तो वह भी हम लोग पूरा कर लेंगे चारों सब्जेक्ट का। ओके, कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में हमें बताना है। तो आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है। देखिए, पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है, उसके बाद फंडामेंटल नर्सिंग होता है, कम्युनिटी नर्सिंग होता है, बहुत सारे अलग अलग नर्सिंग होता है। तो उसी में अपन एक नर्सिंग है साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके, इसे मनोरोग नर्सिंग कहिए या मनोरोग नर्सिंग क्या होता है, जिसे हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मनोरोग नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग जो होता है वह मनोरोग के क्षेत्र में काम करती है। उसको विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है मनोरोग के क्षेत्र के लिए, ठीक है, देखभाल के लिए, मरीज को हैंडल करने के लिए, समझ गए। मनोरोग अस्पताल में वगैरह में वहाँ पे ड्यूटी मिलता है। वहीं पे अगर चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक नर्सिंग का देखा जाए तो उसको बच्चे के बारे में विशेष नॉलेज होता है। बच्चे के देख रेख, बच्चे के देखभाल करना, उसको अच्छे से रखना, ठीक है ना, उसको स्वास्थ्य को प्रोमोटिव करना, ये सब उसको जानकारी रहता है। तो सबका एक स्पेशलाइज क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से नर्सिंग का अगर साइकेट्री का बात करेगा तो साइकेट्रिक नर्सिंग होगा। चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग होता क्या है। देखिए, मनोरोग नर्सिंग, इसी को साइकेट्रिक नर्सिंग कहते हैं। मनोरोग विज्ञान में नर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रोगी की पूर्ण रूप से दैनिक आवश्यकताओं व कार्यों के लिए स्वास्थ्य दल पर निर्भर होता है तथा रोग के समय हीनता व एकांकी भावना रोग और गंभीर बना देती है। देखिए, मनोरोग जो नर्सिंग है यह नर्सिंग का एक शाखा है, ठीक है। मनोरोग जो विज्ञान है वह नर्सिंग का ही एक शाखा है। अब कोई भी नर्सिंग हो, चाहे वो मनोरोग हो, पेडियाट्रिक हो, मेडिकल सर्जिकल हो, कुछ भी हो, सब में नर्स की भूमिका अत्यंत होती है। पूरे अस्पताल में कहीं भी आप चल जाइएगा, ठीक है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर दिए, लेकिन डॉक्टर 24 घंटे तो मरीज के पास नहीं रहता। कोई अटेंडेंट 24 घंटे तो मरीज के पास नहीं रहता। लेकिन जो नर्स होती है वह 8-8 घंटे या 6-6 घंटे का जो भी शिफ्ट होता है, वह शिफ्ट में भले नर्स बदलते रहे लेकिन वह नर्स मरीज के लिए ही आती है। बातें को समझ रहे हैं। तो कहता है मनोरोग नर्सिंग में नर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी नर्सिंग में नर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि रोगी पूर्ण रूप से दैनिक आवश्यकता, मतलब रोगी का जो पूर्ण रूप से, अब चूँकि जो बीमार पड़ते हैं लोग वह दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका जो भी दैनिक प्रतिदिन की आवश्यकता है, जो कार्य है, वह स्वास्थ्य दल पर ही निर्भर हो जाता है। आप किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती कीजिएगा तो वह मरीज पूर्ण रूप से क्या होता है, दूसरे पर, मरीज स्वास्थ्य दल पर, नर्स पर, डॉक्टर पर निर्भर हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो है, जो रोगी है दैनिक रूप से जो भी आवश्यकता है, कार्य है, वो स्वास्थ्य दल पर निर्भर होता है तथा रोग के समय हीनता व एकांकी भावना रोग को और गंभीर बना देती है। अगर मरीज को आप एकांक रखेंगे, अकेला रखेंगे, तो उसे हीनता की भावना आएगा अपने आप को लेकर, एकांकी भावना, और रोग और गंभीर उसे बना देगा। तो साइकेट्रिक नर्सिंग में नर्स की भूमिका क्यों ज़रूरी है, आप बात को समझे। अगर नर्स मरीज के पास नहीं रहे तो मरीज को एकांक लगेगा, अकेला लगेगा और हीन की भावना आएगा उसके अंदर, जो रोग को और गंभीर बना देगा। बातें को समझ रहे हैं। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से पीड़ित हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। ऐसे समय में नर्स द्वारा अपने ज्ञान का प्रयोग कर उसकी भावनाओं को समझने व उसकी देखभाल में किया जाता है। अब जब व्यक्ति को लगे कि हम अकेला है, हीन भावना आए, तो उसको गंभीर और बीमारी हो सकता है। तो ऐसे समय में नर्स जो होती है वह अपने ज्ञान, नॉलेज का प्रयोग करके अपने उसकी भावनाओं को समझने, मतलब रोगी के भावनाओं को समझने, उसकी देखभाल में किया जाता है। तो जो नर्स होती है वह यही अपने ज्ञान के प्रयोग करके मरीज को समझने, उसकी भावना को समझने, उसकी देखभाल में करती है, ठीक है। अतः मनोरोग विज्ञान में नर्स का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः मनोविज्ञान में नर्स का जो कार्य है और महत्वपूर्ण बढ़ जाता है। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है
यह मनोरोग का एक शाखा है, ठीक है। तो मनोरोग विज्ञान में नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये भूमिका किस प्रकार से है, तो रोगी के जो भी दैनिक आवश्यकता, जो भी दैनिक कार्य होता है, चूँकि मरीज बीमार है, पीड़ित है रोग से, तो उसका जो भी आवश्यकता होगा, दैनिक आवश्यकता होगा, जो भी कार्य होगा, वह स्वास्थ्य दल कहा जाए तो डॉक्टर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, और भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो स्वास्थ्य दल में आते हैं, उन पर निर्भर हो जाता है। तथा कोई रोगी अगर रोग से पीड़ित है, उसे अकेला आप रहने देते हैं, अगर उसके पास नर्स नहीं है या फिर अन्य स्टाफ नहीं है, तो फिर उसके अंदर हीनता और बहुत ज़्यादा जो है एकांकी भावना आने लगेगा, और ऐसे में व्यक्ति और गंभीर रोग से पीड़ित हो जाएगा। जब ऐसे लगे व्यक्ति बहुत एकांकी है, बहुत गंभीर, उसको और बीमारी हो रहा है, वो अपने अंदर हीन की भावना सोच रहा है, तो इस समय नर्स द्वारा अपने ज्ञान का प्रयोग करके रोगी की ऐसे भावनाओं को समझती है, जो उसके अंदर हीनता है, एकांकी भावना है, उस चीज़ को समझती है, उसको देखभाल नर्स करती है। अतः विज्ञान में, मनोरोग के विज्ञान में नर्स का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है, भूमिका बढ़ जाता है। समझ गए? तो यही होता है अपन साइकेट्रिक नर्सिंग। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया, समझ गए, इंग्लिश दे दिया, इंग्लिश आप समझिएगा। अब हम जो है, जो भी हम ऊपर देखे हैं, अभी वो एक हम लोग मतलब सिर्फ समझे हैं। क्या समझे हैं? सिर्फ मतलब समझे हैं, बातें को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ परिभाषा जो कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिक या अलग संस्थान के द्वारा दिया गया है, जैसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN के द्वारा भी दिया गया है। एक परिभाषा जॉय ट्रेवल वी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, जॉय ट्रेवल वी के अनुसार क्या कहा गया मनोरोग नर्सिंग को। मनोरोग नर्सिंग एक अंतर व्यक्ति, ठीक है, अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोफेशनल नर्स व्यक्ति विशेष, परिवार व समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों की रोकथाम में सहायता करता है। अब जो आप उतना सारा चीज़ जो ऊपर देखे हैं ना, उसको आप ये परिभाषा 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। बस ये भी परिभाषा लिख दीजिएगा, एकदम कंप्लीट। उन सब का निचोड़ इसी 2 लाइन में है। कैसे? अब जो मनोरोग नर्सिंग होती है, मनोरोग नर्सिंग एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है। अब जिसके द्वारा होता यह है कि जो प्रोफेशनल नर्स कौन होती है, जो ट्रेनेड होती है, जो डिग्री ली हुई रहती है, जो रजिस्टर होती है। तो जो प्रोफेशनल नर्स होती है वह व्यक्ति विशेष को, परिवार को, समुदाय को, जहाँ भी मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ लगे उसको उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों की रोकथाम करने में सहायता करती है। तो बेस्ट परिभाषा यही है। ओके, अब आता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN के अनुसार क्या कहा गया। मनोरोग, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यह काम करता है, यह इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। मनोरोग नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक रोगी की जांच, उपचार तथा बचाव का अध्ययन किया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक लाइन में ही समझा दिया, ठीक है। मनोरोग नर्सिंग विज्ञान की एक शाखा है। जिस प्रकार से पेडियाट्रिक नर्सिंग है, मेडिकल नर्सिंग है, बहुत सारे नर्सिंग है, तो उसी प्रकार से मनोरोग भी एक नर्सिंग ही है, जो नर्सिंग विज्ञान का एक शाखा है, ठीक है। अब जिसमें होता यह है कि मानसिक रोगों की जांच, उसकी उपचार, उसका बचाव कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये ICN के अनुसार है। आपको जो अच्छा लगे, अब मैं तो यही कहूँगा, आप इस दोनों में परिभाषा पूछेगा तो इस दोनों में कोई भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश हम दे दिए हैं आप लोग को देखने के लिए। अब आता है माय डियर यहाँ पे कि मनोरोग के उपचार जो है कितने प्रकार से संभव है। आप लोग जान गए कि मनोरोग क्या है। मनोरोग, इससे पहले मैंने पढ़ाया मिसकंसेप्शन, मतलब गलत अवधारणा एक मनोरोग के बारे में, बहुत सारे चीज़ें साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल पढ़ा दिए। अब आप लोग को ये जानना है कि मेंटल इलनेस, आप लोग को मानसिक अस्वस्थता या मानसिक बीमार भी पढ़ा दिए हैं, समझ गए। तो मानसिक रोगों का अब उपचार जो है कितने प्रकार से संभव है, किन किन चीज़ों को अपना कर आप मनोरोग का उपचार, मानसिक रोग का उपचार कर सकते हैं, इस चीज़ को दिखाना है। या मनोरोग विज्ञान में उपचार की विधियां कौन कौन सी है, इसको बताना है, ठीक है। चलिए, मानसिक रोगों का उपचार। अब मानसिक रोगों का उपचार कितने तरीके से होगा। पहला उपचार है कि भाई भर्ती कर दीजिए, हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। रोगी को मानसिक रोगी की तीव्रता एवं समय के अनुसार
यहाँ पे अस्पताल होगा, अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। पहला तो विधि यही है, यही तरीका है कि अगर मान गए मरीज़ बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाए, बहुत ज़्यादा हिंसक खतरनाक हो जाए, तो उस कंडीशन में आप अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। तो ये कब किया जाता है? तो रोग की तीव्रता देखकर कि कितना भयंकर है और समय के अनुसार अस्पताल में आप भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, पहला उपचार यही, अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। दूसरा ये उपचार होता है प्रक्रिया या तरीका साइकोफार्मेकोलॉजी। साइको मतलब होता है मनो और फार्मेकोलॉजी मतलब होता है औषध विज्ञान, मनो औषधि विज्ञान। यानी ऐसा औषधि जो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोगों के ऊपर ही होता है, तो वो साइकोफार्मेकोलॉजी होता है। अब ऐसे में साइकोफार्मेकोलॉजी में मानसिक रोग के चिन्ह लक्षण के अनुसार दवाइयाँ प्रदान की जाती है। ठीक है, तो साइकोफार्मेकोलॉजी जो होता है इस औषध विज्ञान में मनोरोग के दवाइयाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके प्रभाव, उसके लक्षण चिन्ह के आधार पर दिया जाता है। तो इसमें नॉर्मली कहा जाए तो दवाई के द्वारा मनोरोग को इलाज किया जाता है। तो ये साइकोफार्मेकोलॉजी के तरीका है। बहुत सारे दवाई आता है, मनोरोग रोधी दवाइयाँ, अवसाद रोधी, ठीक है, उन्माद रोधी, तनाव रोधी, निद्राकारी रोधी। निद्राकारी रोधी का मतलब है कि अगर नींद की बीमारी आती है तो उसके लिए ये दवा। तनाव एंजाइटी आता है, ठीक है, टेंशन आता है तो उसके लिए एंटी एंजाइटी। उन्माद के लिए एंटी मैनिक दवाई, अवसाद के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाई, मनोरोग रोधी के लिए एंटी साइकोटिक दवाई। तो ये सब दवाइयाँ का प्रकार है। अब जो भी पता चलेगा जिस प्रकार का बीमारी है उस प्रकार के दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये फार्मेकोलॉजी में ही होता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है यहाँ पे साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी कहने का मतलब होता है मनोरोग का उपचार। ठीक है, अब इसमें एक उपचार चलता है, थेरेपी चलता है, समझ गए, जो साइको लोगों के लिए मनोरोग के उपचार के लिए, ठीक है, मनोरोग के उपचार के लिए साइकोथेरेपी चलता है, जिसे हम लोग मनोचिकित्सा उपचार कहते हैं। साइकोथेरेपी में चिन्ह व लक्षण के अनुसार निम्न चिकित्सा दी जाती है। अब साइकोथेरेपी में भी सभी मानसिक रोगों में साइकोथेरेपी सफल नहीं होता है, तो साइकोथेरेपी भी चिन्ह व लक्षण के अनुसार ही ये चिकित्सा दी जाती है। किन किन को दिया जाएगा देख लीजिए। पहला होता है कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञात्मक चिकित्सा। दूसरा है वातावरण चिकित्सा, मेलुथेरेपी। तीसरा है व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी। चौथा है वोकेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा। समूह चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी। संगीत चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी। और बहुत सारे थेरेपी है। जब आप लोग साइकोथेरेपी का देखेंगे क्वेश्चन तब जाके जो है आपको क्लियर होगा। फिलहाल ये समझिए कि साइकोथेरेपी के अलग अलग पद्धति है, अलग अलग तरीका है। चिन्ह व लक्षण के हिसाब से यह साइकोथेरेपी मरीज को प्रदान किया जाता है। अब वो साइकोथेरेपी कॉग्निटिव हो सकता है, मेलुथेरेपी हो सकता है, बिहेवियर थेरेपी हो सकता है, वोकेशनल हो सकता है, ग्रुप थेरेपी हो सकता है, म्यूजिक थेरेपी। ये चिन्ह लक्षण के अनुसार तय किया जाता है और दिया जाता है। एक बात अभी समझ लीजिए कि यह थेरेपी ना कोई दवाई इसमें दिया जाता है, ठीक है, ना कोई एक्सरसाइज करवाया जाता है, ना कोई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात समझ लीजिए, यह साइकोथेरेपी पूर्णतः मरीज के दिमाग को परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे स्किल्ड डॉक्टर होते हैं जिनको थेरेपी के बारे में नॉलेज होता है और यह ट्रेनेड करते हैं, लोगों को एक आम जीवन के तरह ले चलने के लिए एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, यही अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यही अलग अलग थेरेपी यहाँ पे बना है। ओके, अब आता है चौथा है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी जिसे हम लोग शारीरिक चिकित्सा कहते हैं। शारीरिक चिकित्सा जो कि चौथा है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रो कन्वल्सन चिकित्सा, इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरेपी जिसे हम लोग ECT कहते हैं, प्रदान की जाती है। और यह एक पूर्णतः आपके इलेक्ट्रिक करेंट प्रदान किया जाता है। कुछ चंद सेकेंडों के लिए इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन दिमाग में प्रवाह किया जाता है, जो एक झटका उत्पन्न करता है और व्यक्ति को जो है मानसिक रोगों से शांति दिलाता है। तो यह फिजिकल थेरेपी में, शारीरिक चिकित्सा में ECT का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यही देखा जाए तो यही 4-5 तरीका से रोगी को इलाज किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप लोग ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप लोग को यही करना है कि इसको पढ़ना है, अस्पताल में भर्ती कराइए, दवाई चलवाइए, ठीक है, या फिर साइकोथेरेपी चलवाइए, या फिर फिजिकल थेरेपी चलवाइए। जो भी है यह 4 विधि है, आप लोग समझ लीजिए। अब आता है यहाँ पे मानसिक रोगों का नर्सिंग प्रबंध। और अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग बहुत सारे मानसिक रोगों के बारे में देखिएगा जिसमें आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछा जाएगा। तो सभी बीमारी का एक बेस चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप जितना भी मानसिक रोग देखिएगा, जितना भी, चाहे एस्किज़ोफ्रेनिया आएगा, मेनिया आएगा, डिप्रेशन आएगा, अटर पटर, बहुत सारे मानसिक रोग के बारे में पढ़िएगा, पढ़ाएंगे हम। वहाँ पे आपसे एक नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूर पूछेगा। जिस प्रकार से मेडिकल सर्जिकल में, चाइल्ड हेल्थ में आपसे पूछा जाएगा कि भाई नर्सिंग प्रबंध भी बताइए, उसी प्रकार से यहाँ भी आपसे पूछेगा कोई रोग के बारे में, तो नर्सिंग प्रबंध भी, उसमें नर्सिंग हस्तक्षेप भी, नर्सिंग इंटरवेंशन भी ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ यह सभी क्वेश्चन में लागू होगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन में आपको एक आधार है, यह आधार मानना है। चूँकि यहाँ पे कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा है, सीधा मनोरोग का नर्सिंग प्रबंध समझाइए, यानी कोई भी मनोरोग है उसमें क्या बेस होता है, नर्सिंग प्रबंध कैसे कैसे किया जाएगा, नॉर्मली तौर पर आप चीज़ें को समझ लीजिए। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आए, किसी मानसिक रोग में मान गए आपको नर्सिंग प्रबंध एग्जैक्ट नहीं पता है, आप इस नर्सिंग प्रबंध को लिख दीजिएगा, उस बीमारी के ऊपर सही हो जाएगा। ओके, बार बार अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक रोग में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होता है, सबसे पहले वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, मानसिक रोगों का नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ पे है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्स के द्वारा किया गया हस्तक्षेप, मतलब किया गया मैनेजमेंट। और यहाँ पे है नर्सिंग रोग का निदान, नर्सिंग डायग्नोसिस, किस किस स्थिति में नर्सिंग डायग्नोसिस दिया जाएगा। यहाँ पे ABC, जो भी ABCD वाला एक एक लिखा होगा वह आपके नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएगा, ठीक है। और जो नर्सिंग हस्तक्षेप होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, वह आपके इस A या B में अलग अलग पॉइंट होगा, वह नर्सिंग द्वारा किए गए हस्तक्षेप होगा। चलिए समझाते हैं। जैसे यहाँ पे A लिखा है, अनुभूति का विकार, परसेप्चुअल डिसऑर्डर। अब यह हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इस समस्या में रोगी को क्या डायग्नोसिस हस्तक्षेप दिया जाएगा, तो यह डायग्नोसिस होता है, पहला है ए वाला। और जो ये सब पॉइंट में लिखा है यह इंटरवेंशन है, नर्स के द्वारा किया गया हस्तक्षेप। ओके, पहला है, देखिए, कोई भी बीमारी व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है तो ज़्यादातर केस में उसे परसेप्चुअल डिसऑर्डर आता है, अनुभूति का विकार। परसेप्चुअल मतलब परसेप्शन, जो परसेप्शन होता है, जो अनुभूति होता है, उसमें जो है व्यक्ति को अनुभूति मतलब किसी चीज़ को समझने में जो है व्यक्ति को परेशानी होने लगता है, ठीक है ना। तो अनुभूति वही होता है समझदारी, परसेप्शन मतलब अनुभूति। तो जो परसेप्शन होता है व्यक्ति को, उसमें विकार होने लगता है। पहला विकार यही होता है ज़्यादातर मानसिक रोग में। अब कोई भी, जैसे सिजोफ्रेनिया के केस में आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछ देगा, और आपको प्रॉपर जो मैं नर्सिंग प्रबंध सिजोफ्रेनिया के लिए पढ़ाऊँगा, वहाँ पे अगर प्रॉपर वो नहीं याद है, और ये पहले वाला सबके लिए जो सामान्य है, अगर ये याद है, ये भी लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, परसेप्शन का डिसऑर्डर। अब जिस मानसिक रोग में परसेप्शन का समस्या होगा, तो उसके लिए नर्स क्या क्या चीज़ें करेंगी। तो पहला है, रोगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। नर्स को तो पहला ये मानना होगा कि भाई अगर उसे परसेप्शन का समस्या है तो जिस भी प्रकार का मरीज है उसको वैसा ही स्वीकार करे। रोगी को निर्देशित करे कि वह वास्तविक घटनाओं तथा वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात करे। तथा आपको अगर परसेप्शन की समस्या है तो रोगी को ये बात करे, निर्देशित करे कि जो रियलिटी घटना है, जो वर्तमान की परिस्थिति है, उसके बारे में बात करे। क्योंकि लोग पहले के चीज़ों को सोच कर ज़्यादा जो है अनुभूति, परसेप्शन का और समस्या होता है, ठीक है। विभ्रम और मिथ्या बोध देख लीजिए, तो यही चीज़ें हैं। परसेप्चुअल डिसऑर्डर में जो है व्यक्ति को जैसा है वैसा ही स्वीकार करे।
व्यक्ति को ये बताएं कि जो घटना वास्तविक है, जो वर्तमान की परिस्थिति है उसी पर बात करें। विभ्रम तथा मिथ्याबोध को उत्प्रेरित करने वाले घटनाओं पर ध्यान दें। मतलब जो व्यक्ति को, चूँकि जो भ्रम होता है ना, जो गलत की बातें होती है, झूठ की जो बातें होती है, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, उस चीज़ पर परसेप्चुअल अनुभूति बहुत ज़्यादा जाता है। तो वैसे चीज़ों को ध्यान दें उस पर। रोगी के साथ लंबे समय तक बातचीत न करें, ये चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो नर्स द्वारा किया गया ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो परसेप्चुअल डिसऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, नर्स कैसे हस्तक्षेप करेगी, तो ये नर्स के द्वारा किए गए चीज़ है, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा है थिंकिंग डिसऑर्डर। जैसे ही कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे मनोरोग होता है, तो वैसे में व्यक्ति को थिंकिंग डिसऑर्डर होने लगता है। सोचने से, थिंकिंग से संबंधित समस्या आ जाता है, सोचने से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार के समस्या को कैसे प्रबंध करेंगे, कैसे हस्तक्षेप करेंगे एज ए नर्स। तो एज ए नर्स रोगी की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति के सोच से संबंधित समस्या आ जाए व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के बातों को अनदेखा नहीं करें, ओके। रोगी के साथ मित्रवत व्यवहार करें, मतलब फ्रेंडशिप की तरह व्यवहार करें। रोगी के साथ सरल एवं स्पष्ट शब्दों में बात करें। रोगी की अपनी बात कहने के लिए उत्साहित करें। रोगी के अंदर उपस्थित डर व घबराहट को दूर करें। और इन सब चीज़ों को करके आप जो है उसके अंदर सोचने, थिंकिंग से संबंधित जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। अब मान के किसी रोगी के बातों को आप अनदेखा नहीं करेंगे, तो वह अपने अंदर के बातों को, जो उसके अंदर सोच सोच के पगलाए हुआ है, तो उस बातों को अगर आपको कहेगा तो आप उसके बातों को अनदेखा नहीं करेंगे, तो उसका हो सकता है जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। रोगी के साथ फ्रेंडशिप की तरह व्यवहार करेंगे तो वो अपने मन की बात, दिल की बात आपको बताएगा, जो सोच रहा है, थिंकिंग का समस्या है उसको, ठीक है ना। रोगी के साथ सरल एवं स्पष्ट भाषा में बात करें। मान लीजिए रोगी थिंकिंग से परेशान है, सोचने से संबंधित, ऊपर से आप उसको और टेक्निकल भाषा बताइएगा जो उसे समझ नहीं आ रहा है, तो उसे और दिक्कत होगा। रोगी को अपनी बात कहने के लिए उत्साहित करें। रोगी के अंदर जो चल रहे सोच है, जो थिंकिंग है, उसे अपने बातों के जरिए कहने के लिए उत्साहित करें, ठीक है। रोगी के अंदर उपस्थित डर व घबराहट को दूर करें, तो जिससे आप थिंकिंग डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। यह लगभग थिंकिंग डिसऑर्डर बहुत सारे मानसिक रोग में चलते हैं। तो आप बहुत सारे मानसिक रोगों के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना। अब तीसरा पॉइंट है खान पान संबंधित विकार, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। अब जो बहुत सारे मानसिक रोगों में होता है कि व्यक्ति खाना पीना 2-2 दिन, 3-3 दिन तक खाना पीना छोड़ देता है, कम कर देगा, उसको खाना पीना से कोई मतलब नहीं रहता है। तो खान पान विकार जो है, बहुत सारे ऐसे मामला होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाता है मरीज। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। खान पान के विकार को आप कैसे मैनेज करेंगे अगर किसी मानसिक रोग को होता है तो मरीज को उसकी रुचि के अनुसार भोजन दे। अब मान गए मरीज भोजन कम कर दिया, छोड़ दिया, तो हो सकता है उसको एक कंडीशन ये भी लगे कि उसको भोजन सही नहीं लग रहा हो, तो उसके रुचि के अनुसार आप भोजन देंगे तो हो सकता है वो करने लगे। नियमित अंतराल पर रोगी का वजन लेना चाहिए, क्योंकि भोजन छोड़ने से उसका वेट कम सकता है, ठीक है ना। तो खान पान से संबंधित अगर समस्या है व्यक्ति के अंदर, मानसिक रोगियों के अंदर, तो उसके रुचि के अनुसार आप भोजन देकर दूर कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर उससे वजन आप ले सकते हैं, जिससे पता चले कि कितना भोजन कर रहा है, नहीं कर रहा है। भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार देना चाहिए, ठीक है। भोजन को आकर्षक एवं स्वस्थ तरीके से देना चाहिए। तो ईटिंग डिसऑर्डर अगर व्यक्ति के अंदर आए, मानसिक रोगियों के अंदर, तो आप उसका मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके रुचि के अनुसार बनाकर, अंतराल, नियमित अंतराल पर वजन लेकर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कई बार देकर, आकर्षक एवं स्वस्थ तरीके से बनाकर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और नेक्स्ट आता है कि थेरेप्यूटिक नीड्स, चिकित्सीय आवश्यकता, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एज ए नर्स कि जो मानसिक रोगी है उसको क्या क्या ज़रूरी है, उपचार में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता क्या है, प्रक्रिया के बारे में रोगी को समझाए। कोई भी मानसिक रोग है उसमें अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे दवाई के द्वारा, चाहे ईसीटी देकर, ठीक है ना, चाहे साइकोथेरेपी देकर, तो उस सभी चीज़ों के बारे में रोगी को बताया जाना चाहिए, ठीक है। रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाए ताकि रोगी और ज़्यादा दिक्कत में न पड़े। दवाइयों के लाभ व उनके विपरीत प्रभावों के बारे में रोगी व उसके परिवारों को, सदस्यों के बताएं। क्योंकि मानसिक रोग में ऐसे ऐसे दवाई होते हैं जिसको लेने से व्यक्ति
क्या होता है, सोने लगता है, नींद टाइप से बहुत कई दिनों तक सो सकता है। तो दवाइयाँ के लाभ, उसके विपरीत प्रभाव के बारे में रोगी व उसके परिवार को बताएं। अगर आप दवाई दे रहे हैं चिकित्सीय आवश्यकता में, तो दवाई के जो 5 रूल्स है उसको ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। एंड लास्ट में आता है 5वां जो है, किसी भी मनोरोग रोगी के लिए सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो एज ए नर्स आपको सुरक्षा निश्चित करना पड़ेगा। रोगी के कमरे के वातावरण शांत व सुविधाजनक होना चाहिए। रोगी के कमरे में चाकू, पत्ती या अन्य कोई चोट पहुंचाने वाला सामान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक रोग में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए कमरे को बिल्कुल हानि पहुंचाने वाले सामानों से मुक्त रखना चाहिए। यदि रोगी हिंसक या आक्रामक हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए अन्य स्टाफों सदस्यों की सहारा लें, ठीक है, सुरक्षा देने के लिए। एंड चौथा है आपका यहाँ पे, रोगी को देने के लिए निद्रा कारक दवाइयाँ उपस्थित होनी चाहिए। सुरक्षा में जब व्यक्ति, देखिए सुरक्षा के बाद सिर्फ यहाँ पे मरीज का ही नहीं होगा, आपका भी सुरक्षा, क्योंकि मरीज से आपको भी खतरा हो सकता है। जब मरीज हिंसक होंगे तो आप खुद को भी बचा सकते हैं और मरीज को भी बचाने का बात आएगा। तो सभी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मरीज अगर हिंसक हो जाए, उपद्रव मचाने लगे, तो निंद्राकारी दवाइयाँ उपस्थित होनी चाहिए, ताकि आप तुरंत जो है उसे दे सके किसी भी तरीक़ा से। तो ये जो है सुरक्षा के कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से मैंने एक जनरल कॉमन मानसिक रोगियों के लिए मैंने 5 पॉइंट बताया। अगर आप इस चीज़ों को ध्यान में अगर रखते हैं तो देखिए नो डाउट कि और भी अलग अलग बीमारी मानसिक रोग है जिसमें अलग अलग चिन्ह लक्षण दिखते हैं, और उसी चिन्ह व लक्षण के आधार पर नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग हस्तक्षेप लिखा जाता है, ठीक है। जो आप ये देखे हैं ना, ये जो 5 पॉइंट देखे हैं ABC वाला, वह सब एक प्रकार से साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। उसी के आधार पर नर्सिंग इंटरवेंशन किया जाता है, उसका डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, मैंने बता दिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो।